दिल को चुराने रेमो, प्यार से प्यार जगाने रेमो, हर दिल को धड़काने रेमो, रैंप वॉक रेमो। तो बाय द वे इनका नाम याना गुप्ता है, तो थैंक मी लेटर। और हाँ, कोई सिंप नहीं करेगा क्योंकि मैं करने वाला हूँ। I'm sorry। तो शुरू करते हैं। सुपर हीरोज के मामले में इंडिया काफी पीछे ही रहा है, या फिर मैं कहूँ तो ओवरऑल फिक्शन मूवीज के मामले में इंडियन सिनेमा इन्फ्लुएंसेस नहीं दे पाया दुनिया को। और जो कि कुछ एक आध मूवीज बन भी जाती हैं तो अपनी यहाँ उतना ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आदमी पिक्चर तक बनाना छोड़ दे। मगर उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लिमिटेशंस और गलतियों के बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इमेजिन करो कि अगर इशिरो होंडा ने लोगों और क्रिटिक्स की सुनकर गॉडजिला बनाना बंद कर दिया होता तो आज हमें ये नहीं देखने को मिलता। दुनिया में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है, ये बात तो मान लो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो लोग उठाते ही हैं। मगर अपनी इंडिया की एक ऐसी फिक्शन एंटी सुपर हीरो मूवी है जिसे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, अपनी 2005 की अपरिचित मूवी, जो कि एक इंडियन लैंग्वेज तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। अपनी फूटती जवानी के दिनों में मैं तो ये जानता तक नहीं था कि स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। और उस समय के लिए मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सिर्फ 2 ही मूवीज देखी थी, पहली तो भूल भुलैया और दूसरी अपरिचित। और ओवरऑल मैं प्राउडली कह सकता हूं कि अपरिचित मूवी टेक्निकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के रूप में भूल भुलैया से काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर है। इस मूवी में विक्रम सर की एक्टिंग फेनोमिनल है। कैरेक्टर्स के बीच के ट्रांजिशंस मुझे कहीं भी सोचने में मजबूर नहीं करते। यहाँ तक कि पिक्चर के एक्शन सीक्वेंसेस से ज्यादा मुझे ट्रांजिशंस, डायलॉग्स और कैरेक्टर के डायनामिक्स पसंद आते हैं कि कैसे वो अपने आप को हर सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं पर्दे के सामने। अब पिक्चर की कहानी की मैं मेन बात क्या करूं, एस शंकर जी अपनी यूनिक सोशल कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे डायरेक्टर्स में से एक है जिनकी मैंने 80% से भी ज्यादा मूवीज देखी हैं। इंडियन, नायक, बॉयज, रोबोट 2.0, आई, शिवाजी द बॉस, ये इनके करियर के आइकॉनिक मूवीज हैं। और लिटरली बोलो तो इनकी कहानियां कल्चरल इंपैक्ट डालती हैं जो कि इंडियन सिनेमा लैक करता है। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन्स, 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे। अब अपरिचित मूवी की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। उन्होंने जेंटलमैन, इंडियन और नायक जैसी मूवीज में भी यही कहानी रिप्रेजेंट करी है। मगर 2005 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच कुछ डिफरेंट था। अपनी देश की सरकारी सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हम ही सबसे जुड़ी हुई है। हम सब सिस्टम को ब्लेम क्या कर सकते हैं जब हम सब सिस्टम के पार्ट हैं और हम सब दोषी हैं। पिक्चर को पायरेट करने से लेकर बिना किसी पर्पस के जीने तक, सड़क पे मूतने से लेकर अपनी सिस्टम में एडजस्ट करने तक, ये सारी परेशानियां हम ही सबसे जुड़ी हुई हैं। पिक्चर 2005 में रिलीज हुई थी, मगर मैं आज भी लोकल ट्रेन का वॉशरूम यूज नहीं कर पाता। पिक्चर को रिलीज हुए 16 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मगर हम आज भी नेपोटिज्म का रबड़ी रोना गा रहे हैं। गाने के लिए सिफारिश, पढ़ने के लिए सिफारिश, नौकरी और खेल के लिए सिफारिश। मामा, भांजा और बाकी रिश्तेदारों को सिलेक्ट करने की वजह से आज इंटेलिजेंट लोग पीछे रह रहे हैं। और इतनी सारी सोशल एपैथी और पब्लिक नेग्लिजेंस से लड़ने के लिए हमारे सामने एक एंटी हीरो का जन्म होता है जो कि साइकोलॉजिकली काफी एक्यूरेट है। अपना सैडिस्टिक विजिलेंटी एंटी सुपर हीरो अपरिचित, जो इन्हीं सारी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए रिचुअलिस्टिक मर्डर्स की हेल्प लेता है। अब हाँ, कईयों का ये भी कहना होगा कि ये मूवी 7 मूवी की कॉपी है जो कि 1995 में डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की थी। उस कहानी में भी विलन रिचुअलिस्टिक मर्डर्स करता है और स्पॉइलर अलर्ट, कहानी के एंड में विलन ही जीतता है, जो कि इसमें भी हुआ है। अब जो कि मैंने दोनों मूवीज देखी है और मेरा मानना ये है कि कहानी कोई भी कॉपी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। रिप्रेजेंटेशन से लेकर शेप, साइज, वर्ल्ड बिल्डिंग, इश्यूज सब कुछ अलग है। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगा कि स्केलेबिलिटी के मामले में अपरिचित मूवी 7 से बड़ी है। उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, कहानी के इश्यूज इंडिया तक एक्सपैंड करते हैं और ठीक वहीं 7 मूवी एक जहां तक लिमिटेड रहती है। अब देखो, इसके अलावा अपरिचित मूवी अपनी काफी सारी पिछली कहानियों के इन्फ्लुएंसेस को कैप्चर भी करती है, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी के कुछ सीन्स और मूवी के म्यूजिक टेक्नो और ट्रांस वाला फील देते हैं। मगर इन सब बातों का कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो दौर भी बेल बॉटम पैंट्स और वियर्ड फैशन का था। और इंडियन मूवी है यार, मसाला नहीं होगा तो क्या खाक इंडियन मूवी होगी। इंडियन मूवीज की यही तो क्वालिटी है कि एक ही पिक्चर में ड्रामा, एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, म्यूजिक सब होता है। और तुमको भी ये बात एडमायर करनी चाहिए कि कोई और देश ऐसा नहीं करता है, हम ही सब एक ऐसे लौते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस से ज्यादा मुझे उसके ट्रांजिशंस और डायलॉग सीन्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे। मगर इन सब बातों के अलावा एक पॉइंट और आता है, कैमरा मूवमेंट्स, जिसने किसी ने भी बात नहीं की। और मैं कसम से हैरान हूं किसी ने ध्यान कैसे नहीं दिया।
इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें कुछ ज्यादा कट्स नहीं दिखेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके समझने के लिए जॉन विक मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि उसके वायलेंट एक्शन सीन्स फुल फ्रेम में थे, थोड़े लंबे समय के लिए दिखाए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी भी मोस्ट सिंपल और फोकस तौर से दिखाई जाती है, और ठीक अपरिचित मूवी ने भी यही किया है। अब अपरिचित मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस कोई बहुत उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, सीधे बोलता हूँ, मगर ध्यान दो अपना कैरेक्टर एक सुपर ह्यूमन है। इतने सालों बाद भी जब मैंने इसे फिर से देखा तब जाके रियलाइज हुआ कि यार कितने खूबसूरत शॉट्स हैं इसमें, अंबी के नाले में फेंक देने से लेकर अपरिचित के बिल्डिंग से कूदने तक। अब देखो इतनी तारीफ करने के बाद भी पिक्चर के एक्शन कोरियोग्राफी कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, कुछ आइकॉनिक सीन्स हैं मगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बस काम चल जाता है। अब खुश होने की बात यह है कि मूवी रिलीजन और फिक्शन को बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में दिखाती है, अपनी बुक्स की इज्जत करती है, जबरदस्ती के कोई सवाल या डबल मीनिंग स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाती। अब देखो अंबी चाहे नंदिनी के लिए सिम्प करे, वैसे नंदिनी खूबसूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रेमो बनकर उस पर लाइन मारे या फिर अपरिचित बनकर उसे मारने की कोशिश करे, मैं ये मान चुका हूँ कि रूल्स रामानुजम एक सुपर ह्यूमन है। अपरिचित में ट्रांसफॉर्म होते ही उसे अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का तरीका बदल जाता है, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाती है, पेन, टॉलरेंस, टेम्पर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एड्रेनलिन और भी ज्यादा मस्कुलिन दिखने लगता है, फियरलेस होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाता है। मतलब कि ये ओवरऑल इंडिया का ओरिजिनल पनिशर है। अपरिचित में एक एंटी सुपर हीरो होने की सारी क्वालिटीज है। अब कई लोगों का ये भी कहना होगा कि भाई अपरिचित भी तो लॉस तोड़ता है, वो कहां से सही हुआ, उसे खुद को मार देना चाहिए। जैसे कि बाइक वाले को सिर्फ बहस करने के नाम पे उसे मारना, पुलिस वाले को उनकी ड्यूटी निभाने के लिए मारना, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे फिर भी उन्हें मारना। अब देखो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं कई सारे रीजंस दे सकता हूँ। जैसे कि पहली बात तो अपरिचित को किसी पे भी भरोसा नहीं है, हमेशा सस्पिशन में रहता है। ये सब क्या है, हाईटेक लगा के सबको धोखा देते हो। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, वो खुद को अपने आप को इंसानों से ऊपर मानता है, वो इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर मानता है और इसीलिए वो अपने आप को एज ए स्ट्रेंजर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, अपरिचित, अननियन। मूवी के कई सारे सीन्स के दौरान उसके ट्रेट्स, एक्शंस ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि वो कोई डिवाइन बीइंग की तरह नजर आता है, और अपनी पावर्स और क्षमताओं के बदौलत ही वो अपने आप को कई बार यमराज कह के भी इंट्रोड्यूस कर चुका है, जो कि सर समाज, कानून व्यवस्था से भी ऊपर है। और वो सब बातें हवा में नहीं करता, उसे भी अपने पोटेंशियल का अंदाजा है। और ठीक उसी की दूसरी जगह अपरिचित का होस्ट अंबी, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी इमोशनल है, काफी सिंपल स्वीट आदमी है जो अपनी यूटोपिया वाली दुनिया का सपना देखता है। मूवी के क्लाइमैक्स में ही वो अपने आप को मारने की इच्छा प्रकट करता है, और कसम से मैं बोल रहा हूँ उस सीन पे मैं रो दिया था, क्योंकि वो जान चुका है कि वो कितना बुरा आदमी है। रेमो की पर्सनालिटी ठीक अंबी की दूसरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है, जिस प्यार को वो अचीव ना कर सका वो रेमो का काम करता है, मगर फिर भी ये कुल मिला जुला के उसकी ये सारी फ्रस्ट्रेशंस और कैरेक्टर्स अंबी के इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए ही हैं, जो इमोशंस वो दबा के रखते आ रहा था इतने सालों से। मूवी को इतना देखने के बाद मुझे ये बात तो रियलाइज हुई है कि मूवी का मेन सेंट्रल आइडिया कॉन्सेप्ट है गरुड़ पुराण को लेकर। ये कॉन्सेप्ट वायलेंट, फुल और ब्रूटल है। अपरिचित जितना भी रिचुअलिस्टिक मर्डर्स करते आ रहा है वो बहुत ही भयानक है, लिटरली भयानक, मगर इसके बावजूद भी मूवी यूए सर्टिफाइड है। चीजें और भी ज्यादा वायलेंट दिखाई जा सकती थी, इसकी कहानी के लिए ही बेहतर होता, मगर फिर भी अगर ये ना होता तो इसे हम टीवी पे ना देख पाते। तो जो हुआ अच्छा हुआ। और समय के साथ साथ एस शंकर जी ने भी अपनी स्टाइल को और भी ज्यादा पुश किया है। 2015 की आई मूवी और उसके कुछ सीन्स चौंका देने वाले हैं, और CBFC ने भी उसे यूए की रेटिंग दी है, मगर कुल मिला जुला के ये पिक्चर काफी ज्यादा अच्छी है। मैं उस समय समझ नहीं पाया कि ये एक एंटी सुपर हीरो मूवी है, समाज के भलाई के लिए है। इसके कुछ सीन्स आज भी एक्सेप्शनल तौर से कूल लगते हैं, अनमैचेबल हैं, मगर मूवी की अपनी कुछ फ्लॉज भी हैं। इसके गाने कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ फनी और कुछ क्रिंज, मगर सबसे बड़ी बात मूवी इन्फ्लुएंसेस देती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मूवी का कल्चरल और सोशल इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि मूवी रिलीज होने के बाद गरुड़ पुराण बेस्ट सेलर बुक बन गई और अरुणाचल प्रदेश में बसेस रेमो के नाम से चलने लगी थी। कितनी पैरोडी मूवीज, स्केचेस, स्टैंड अप कॉमेडीज, कैरेक्टर के लुक्स को रीमेक किया गया, यहाँ तक कि तमिलनाडु चेन्नई में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के सेमिनार में इस मूवी को एज एन एग्जाम्पल के रूप में लिया गया, मेडिकल थ्योरीज को समझाने के लिए। और हाँ, ये बात भी समझाई गई कि मूवी में कितने लूप होल्स हैं, और जो कि सारी फिक्शन मूवीज में कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं। और जिन लोगों ने कहा कि ये मूवी कॉपी है, तो इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए एस शंकर जी ने यह कहा, he worked tirelessly day and night and intense research was done with the help of professor in department of Vaishnavism in Madras University। मगर फिर भी मूवी के जितने भी फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स हैं, उसी सब की वजह से मूवी स्पेशल बनती है। ये पिक्चर इतनी अच्छी है कि मैं आज भी इसे याद रखता हूँ। मूवी के शुरू होने से लेकर इसके एंड तक, अंबी के रोने से लेकर अपरिचित के मोटिवेशनल स्पीच तक, ये कुछ कहना चाहती है और हम सब जानते हैं कि ये क्या कहना चाहती है, और अपरिचित ये नहीं
आता और उसे बहुत ही बुरा लगता है जब हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। मगर फिर भी यार तुम ऑडियंस हो, तुमको कैसा लगा? पिक्चर की ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें अभी तक याद है? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। और हाँ, क्या आप अम्बी को सुपर ह्यूमन मानते हैं या नहीं? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। आया दिल को चुराने रमो, प्यार से प्यार लगाने रमो, हर दिल को तड़पाने रमो, रैंपक रेमो।